तो संदीप सर का यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था तो ऑडियंस को मैं बता दूं। कुछ रिवील करना चाहोगे आप? तो आपको देखना है कि आप कैसे विराट कोहली बन सकते हो यूट्यूब के, तो आप लंबा टिकोगे। प्लान्स कभी भी रिवील नहीं करने चाहिए। युवराज सिंह को क्रिकेटर बनना नहीं था, वो गलती से बन गए। मनोज देव बहुत सही क्रिएटर है मेरे लिए। हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है कुछ भी हो सकता है कि नए एपिसोड में। और आज हम लेकर आए हैं दीपक भाई को, जो एक यूट्यूबर हैं और पिछले काफ़ी टाइम से मैं इन्हें देखता आ रहा हूं और ऑलमोस्ट इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, आप कह सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो हमें जानते हैं वो इनको भी डेफिनेटली जानते ही होंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक ही नीश से हैं। सो वेलकम दीपक भाई। सबसे पहले आप थोड़ा बताइए, वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऑडियंस को बताइए कि आपके कौन से चैनल हैं और क्या टॉपिक्स आप डालते हैं, अपने बारे में बताइए। ओके, तो सबसे पहले संजय भाई की ऑडियंस को मेरा नमस्कार, फिर संजय भाई को मेरा नमस्कार। एंड अगर उन्होंने पूछा है कि मेरे कौन से चैनल्स है, सो मेनली मेरे दो चैनल्स हैं। मेरा एक चैनल है दीपक दैया, सेकेंड चैनल है दीपक दैया 2.0। मेन चैनल पर मैं मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता हूँ, जहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। एंड सेकेंड चैनल पर 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, जहाँ पर मैं यूट्यूब ग्रोथ के रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। सो ये दोनों मेरे चैनल्स हैं। दीपक भाई, आपको ऑलमोस्ट आई थिंक 4 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, साढ़े चार साल हो गए हैं और 5 साल भी होने वाले हैं कुछ टाइम में। सो दीपक भाई, कैसी चल रही है आपकी यूट्यूब वाली ज़िंदगी? यूट्यूब वाली ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। 5 साल होने वाले हैं तो काफ़ी कुछ किया इस 5 साल में। बहुत स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल था, फिर स्ट्रगल से पहले लगता था कि ऐसा कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, बाद में सिर्फ मज़े ही मज़े, एक बार चैनल ग्रो हो गया तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, बाद में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास में रिसोर्सेज आ जाते हैं, टीम बन जाती है, तो स्ट्रगल कम होता है, ख़त्म कभी भी नहीं होता है। तो स्ट्रगल हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि एक आपने लाइन सुनी होगी आप सभी ने कि सक्सेसफुल होना मुश्किल है, लेकिन उस सक्सेस को बनाए रखना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो यूट्यूब पे ग्रो करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस ग्रोथ को कायम रखना एक अलग चीज़ होती है। ग्रोथ तो कई सारे कर लेते हैं, लेकिन कायम बहुत कम लोग रख पाते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है और उसमें कई बार ज़्यादा स्ट्रगल होता है उसको बनाए रखने में, क्योंकि स्टार्टिंग में आप एक कंटेंट ले आए, उससे ग्रो हो गए, अब उस कंटेंट को आप फिर से नहीं ला सकते, और खासकर तब अगर आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए तो आप रिपीट नहीं कर सकते सारी चीज़ें एज इट इज़। आपके हर वीडियो में नए वर्ड्स होने चाहिए, सब चीज़ें नई होनी चाहिए, तो एक अलग लेवल का स्ट्रगल होता है। तो स्ट्रगल हमेशा होगा, मेहनत आपको हमेशा करनी पड़ेगी, हमेशा खुद को घिसना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि जहाँ आप हो और जहाँ आप हो सकते हो वहाँ अगर आप जाना चाहते हो तो स्ट्रगल हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में एंड में नहीं है। तो अगर मिथ है आपके माइंड में कि बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, तो ये आपका बहुत बड़ा मिथ है। आप अगर स्टार्टिंग में स्ट्रगल करके बाद में कंफर्ट में चले गए तो वो ग्रोथ ज़्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाली। तो हमेशा आगे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, नया करता रहना पड़ेगा, और स्ट्रगल हमेशा रहेगा। सो ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरीके से कंफर्टेबल लाइफ है। हाँ, अच्छी लाइफ है, पहले से बहुत बेटर लाइफ है, बहुत कुछ है मेरे पास, मैंने बहुत अचीव किया है पहले से। पहले कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ हो। लेकिन वर्क में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है। वो जो मेहनत है, हर चीज़ में भड़ास है कि थंबनेल में ये करना है, वीडियो में ये करना है, ये वो सारी चीज़ें, कंसिस्टेंसी का प्रेशर रहता है कई बार, तो ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती है। 4 साल हो गए आपको चैनल की नीश से बोर नहीं हुए अभी तक आप? नहीं, मैं चैनल की नीश से बोर नहीं हुआ हूँ, बल्कि इस नीश में मेरे को जितना ज़्यादा टाइम साथ में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें, मैं बोर नहीं हुआ इसमें। जैसे बहुत सारे लोग मेरे से कंप्लेंट भी करते हैं, या यूट्यूबर से मैं जनरली मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि यार भैया अभी ना कंटेंट सा ख़त्म सा हो गया, नेक्स्ट क्या बनाए थोड़ा समझ नहीं आता है। आपको तो 4-5 साल लगातार आप कंटेंट बना रहे हो, ये स्टेज आपके तक नहीं पहुंची क्या? नहीं पहुंची, और बल्कि स्टार्टिंग से तो हमें अभी तक इन 5 सालों में हमेशा ही हर फेज़ में मेरे माइंड में यही रहा है कि अभी तो शुरुआत है। और ये माइंड में इसलिए क्योंकि अभी मेरे माइंड में कंटेंट आइडियाज़ वगैरह इतने सारे हैं कि मैं बता नहीं सकता, बस एग्जीक्यूट करने की देरी है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इतने सारे आइडियाज़ वगैरह है। तो अगर कोई भी क्रिएटर आपसे मिलता है, आपको ये कहता है कि सब कंटेंट ख़त्म हो गया है, बचा नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसने पैसों के लालच में आकर के उस फील्ड में चला गया, वो उसको नॉलेज वगैरह ना था, ना ही इंटरेस्ट है। स्टार्टिंग में पैसों की वजह से चला गया, थोड़ा इंटरेस्ट आया, उसके बाद में फिर एक टाइम बाद पैसा इतना बड़ा मोटिवेशन नहीं रह पाता। जब मिल जाता है तो पैसा एक लेवल तक ही मोटिवेशन दे पाता है। तो अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसमें टॉपिक की कभी कमी नहीं होती, वो चाहे कोई सी भी फील्ड हो।
आप उसमें कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे, अपने माइंड से निकालोगे, कहीं से भी निकालोगे, बुक्स से, वीडियोस से, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी, लेकिन आप निकाल लोगे अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे माइंड में अभी बहुत आइडियाज़ है, दोनों चैनल के लिए है, बहुत कुछ है, तो मैं बोर नहीं हुआ इससे बिल्कुल भी। राइट, ग्रेट, ग्रेट, नाइस। अभी वैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि आपने मोटिवेशन चैनल क्यों खोला था। आपकी कॉन्वर्सेशन से पता लग रहा है, वो टच आ रहा है मोटिवेशन का हर आंसर में। राइट, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग जैसे उन गेस्ट से पूछते हैं, जो जो लोग संदीप महेश्वरी जी के प्रोग्राम में या उनके एपिसोड में गए हैं, उनके अलग अलग सीरीज़ में, तो आप भी उनमें से एक हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आई थिंक आप भी उनमें से एक हैं जो उनको देख देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। सो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? तो संदीप सर का यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था तो ऑडियंस को मैं बता दूँ। संदीप सर के शो पर जाने से पहले मैं कभी भी किसी के भी चैनल पर, किसी के शो पर, कहीं भी किसी इवेंट में नहीं गया था, कभी नहीं। वो मेरा फर्स्ट शो था, पॉडकास्ट का, इंटरव्यू कहें, कोलैबोरेशन कहें, वो मेरा फर्स्ट, सब कुछ फर्स्ट था। एंड स्टेज पे बोलने का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो सब कुछ फर्स्ट था, और फर्स्ट ही इतना बड़ा हुआ। जैसे नायक मूवी अगर आप सभी ने देखी होगी, तो उसमें अनिल कपूर का फर्स्ट इंटरव्यू होता है सीएम के साथ में, तो वैसा ही मेरे साथ सीन था कि मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन है, सबसे बड़ा कोलैबोरेशन संदीप माहेश्वरी सर के साथ में, क्योंकि मेरे लिए उनसे बड़ा कोई नहीं है। मैंने उनको 2000 आई थिंक 15 में 2015 में देखना स्टार्ट किया था, जब यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब का वाई भी मैंने नहीं सुना था, तब मैंने देखना स्टार्ट किया। सवाल आता है कि कैसे देखा मैंने उनको, तो हमारी ट्यूशन पर हमारे सर प्रोजेक्टर में उनके वीडियोस, उनके सेमिनार हमें दिखाते थे। अच्छा। हाँ, तो तब की बात है, जियो आई थिंक जियो लॉन्च भी नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है। तब प्रोजेक्टर में हम उनके सेमिनार हर संडे को देखते थे। तब से संदीप सर के बाद में फिर फ़ोन भी हमारे पास में आया, तो घर पर कोई आता तो मैं तो गेम खेलने के बजाय उनके वीडियोस डाउनलोड करके देखता था। मैं अपने फ़ोन में भी उनके वीडियोस डाउनलोड करके बार बार देखता, तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। एंड फर्स्ट कोलैबोरेशन मेरा उनके साथ में हुआ, उन्होंने इन्वाइट किया, हमने मेल किया, तो मैं अपने आप को बहुत, मतलब बहुत लकी मानता हूँ कि अभी तक आई थिंक उसके मीट योर फेवरेट यूट्यूबर के कुछ 150 के आई थिंक एपिसोड आए हैं, उसमें से कुछ यूट्यूबर्स नहीं, बिजनेसमैन हैं, फिर भी हम 150 मान लेते हैं। तो इंडिया के ओवरऑल 150 क्रिएटर्स में से स्टार्टिंग के 32 क्रिएटर्स में मुझे आने का मौका मिला। पूरे इंडिया के जितने भी क्रिएटर्स हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिला, उनके शो में जाने का, एज अ गेस्ट जाने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ उसमें, मैं कि मुझे मौका मिला वहाँ जाने का। और एक और चीज़ कि मैं उस टाइम यंगेस्ट था जब मैं उनके शो में गया। उस टाइम मेरी 2 साल पहले, मतलब 19 की एज में मैं गया था, अभी 21 का हो गया हूँ कल। तो 19 साल की उम्र में मैं गया, यंगेस्ट था, तो वो एक अलग ही पल था, बहुत शानदार पल था। 1 से 1.5 घंटे के बीच में हमारा पूरा शो हुआ, कटपीट करके 12 साढ़े 12 मिनट का कर दिया, पर 1 से 1.5 घंटे का शो हुआ था। बहुत सारी बातें हुई थी, उन्होंने मेरे पर्सनल क्वेश्चन भी किए थे, फैमिली के बारे में, हमारा जो पुराना स्ट्रगल है उसके बारे में बात हुई थी। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन किए थे। सो इससे कई सारी बातें हुई थी। एंड अमेजिंग यार, वो कमाल की पर्सनैलिटी है, एज अ पर्सन वो लगने नहीं देते कि वो बहुत बड़े हैं, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है, अच्छे से मिलते हैं। स्टार्टिंग में हम मिले पहले, फिर हमारी शो हुआ, फिर जाते जाते गुड बाय किए गए हक करके। एंड मैंने बोला सर हम पहले फिर कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो सर ने कहा बिल्कुल मिलेंगे, और फिर वो कहकर बाय करके हम चले गए। सो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। क्योंकि डेफिनेटली मैंने वही स्टार्ट किया था आपसे ये क्वेश्चन कि आप भी उनमें से ही एक होंगे जिन्होंने उनसे पहली बार देखा। जैसे आपने बताया कि आपके प्रोफेसर ने, ट्यूशन टीचर ने आई थिंक, कि उनको आपको वीडियोस दिखाई उनकी, और उस टाइम ना ही उन्होंने सोचा होगा ना ही आपने सोचा होगा। उन्होंने फर्स्ट डे ये कहा था कि ये कौन है। हमने पूछा कि सर ये किसका सेमिनार आप दिखा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि ये वो बंदा है जो कि मुर्दों में भी जान डालते हैं, उन्होंने ये कहा था। फिर देखा तो पता लगा सच में भी मुर्दों में जान डाल देते हैं। तो संदीप सर के शो में भी ये बात हुई थी, और ये वाला पार्ट कट भी नहीं किया उन्होंने, ये वाली पार्ट वहाँ पर मेंशन भी उस वीडियो में। वेरी नाइस भाई। थोड़ा कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताइए कि जैसे आपके 2 चैनल्स हैं, राइट? तो 2 चैनल्स पे आपको कंटेंट कैसे मैनेज करते हो आप? आपकी मतलब कोई टीम है या फिर वन मैन आर्मी? नहीं नहीं नहीं, वन मैन आर्मी नहीं हूँ मैं, टीम है मेरी। मेरा एक थंबनेल डिज़ाइनर अलग है 2.0 चैनल के लिए, और मेन के लिए भी कभी कभी कर देता है। तो थंबनेल डिज़ाइनर अलग है, वीडियो एडिटिंग के लिए एक अलग है। एंड यहाँ पर ऑफलाइन ही अगर छोटे मोटे कई सारे काम होते हैं, जैसे कैमरा को हैंडल करना, लाइट्स को हैंडल करना, कभी कभी कुछ काम होते हैं, कभी कुछ काम होते हैं इधर से उधर, ब्रांड्स के साथ में टाइप करना, ईमेल्स की रिप्लाई करना, इंस्टाग्राम वगैरह पर पोस्ट वगैरह अपलोड करना कभी, तो इस टाइप के कई सारे काम होते हैं, तो उसके लिए एक अलग बंदा है। मैं क्या काम करता हूँ, तो वीडियोज़ के लिए आइडिया सोचना, स्क्रिप्टिंग करना मोस्टली वीडियो के लिए। कुछ होती है जो कि मेरा जो यहाँ पर हायर किया हुआ है वो अगर कर सकता है तो मैं उसको कर देता हूँ।
लेकिन मोस्टली मैं ही करता हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग का काम हो गया, उसके बाद में वॉइस ओवर वीडियो शूट करना, ये इस काम मेरे हैं। इसके बाद के बाकी काम फिर टीम के हो जाते हैं, और फिर वीडियो को अपलोड करना ये मेरा काम है। मुझे भी ये बहुत सही लगता है कि मैं जनरली हर किसी के पास टीम होनी चाहिए। ये वन मैन आर्मी वाला तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट कि लोग कैसे करते हैं। आई थिंक ये एक एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी भी है जो टाइम के साथ हर यूट्यूबर को अपने अंदर बिल्ड करनी चाहिए कि अपनी एक छोटी टीम ही चाहे हो, लेकिन छोटी टीम भी होनी चाहिए। कुछ ब, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो आप? बड़ा करने का बिल्कुल सोच रहे हैं, स्टार्टिंग से बड़ा करने का सोचा है, तभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आगे भी बहुत कुछ सोचा है बड़ा करने का। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्लान है, अलग अलग एक बड़ी सोच है, एंड एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देखते हैं उसमें क्या होता है। कुछ रिवील करना चाहोगे आप? रिवील वैसे जनरली मैं नहीं करता, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ में ट्राई ही ना करूँ, कुछ चीज़ों में मैं फेल भी हो जाऊँ, ये भी हो सकता है, और कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल भी हो जाऊँ, ये भी हो सकता है। पर मैंने अपनी जर्नी से ही सीखा है कि स्टार्टिंग में मैंने चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए अपने फैमिली के, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स में के फ़ोन ले लेता था कि भाई फ़ोन दो मेरे को जल्दी से। फ़ोन लेता, सब्सक्राइब करता और फिर छोड़ देता। और ये सबसे बड़ी गलती करी। मैंने उनको बता दिया कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ आपके फ़ोन से, तो मेरे बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर्स। तो उनको बताया मैंने और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनको बता दिया। हाँ, क्योंकि वो फिर बताया तो मजाक बना, फिर ये कि क्या कर रहा है, ये वो बहुत सारी बातें होती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तब मैंने सीखा कि प्लान्स कभी भी रिवील नहीं करने चाहिए। इसका एक और रीज़न ये भी है कि आप अपने गोल्स जब शेयर करते हैं तो उन गोल्स की एनर्जी आप बता देते हैं लोगों को, अपनी वो एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर नहीं बताते तो वो एनर्जी अंदर रहती है, एक एक्साइटमेंट रहता है कि गोल अचीव होगा, तब दुनिया को दिखाएंगे, तब मज़ा आएगा। तो गोल को शेयर ना ही किया जाए तो अच्छा है। वैसे मेनली एक बता देता हूँ मैं कि कंटेंट को थोड़ा सा डीप ले जाना, थोड़ा सा बेटर करते जाना इसको टाइम के साथ में। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो फैमिली वाला तो हर यूट्यूबर के साथ आई थिंक चक्कर है, क्योंकि उसकी फैमिली में हर कोई उसे यूट्यूबर कहने लग जाता है। बच्चों को, ये मेरी फैमिली में यही सीन है, उस बच्चों को सिखाया जाता है कि यूट्यूबर चाचू आ गए, देखो यूट्यूबर चाचू आ गए। तो ये वाला थोड़ा सा सीन हो जाता है। बट ठीक है। अभी भाई जैसे आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था या फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तब था कि सिर्फ वीडियोस बनानी है। बट अभी एक नया कॉन्सेप्ट है कि यूट्यूब हैज़ अ बिजनेस, कि यूट्यूब से बिजनेस बनाना है या अपने बिजनेस को यूट्यूब से प्रमोट करना है। इस कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हर क्रिएटर की देखिए अपनी अपनी सोच होती है। कुछ क्रिएटर अपने आप को सिर्फ क्रिएटर मानते हैं, कुछ क्रिएटर अपने आप को आर्टिस्ट मानते हैं, ठीक है, कुछ क्रिएटर अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानते हैं। वो क्रिएटर बाद में होते हैं, एंटरप्रेन्योर पहले होते हैं, उनकी सोच पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी, सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अपनी जगह। अगर कोई एंटरप्रेन्योर वाली सोच नहीं रख रहा है तो वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, कोई रख रहा है तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसके बारे में यूट्यूब एक बहुत बड़ा एक वो प्लेटफॉर्म है, और इससे बहुत बड़े लेवल का बिजनेस भी किया जा सकता है, और किया भी है। कई सारे हमारे सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इतने बड़े लेवल के बिजनेस किए हैं यूट्यूब से कि नेक्स्ट लेवल के बहुत है। अगर विवेक बिंद्रा सर की भी अगर बात करें, भले वो पहले उनका बिजनेस था, यूट्यूब पर बाद में आए, लेकिन यूट्यूब के थ्रू ही मैं उनके ऑफिस गया था, और देख करके जो दिखा क्या बड़ा ऑफिस है, कितने एम्प्लॉयज़ और क्या काम कर रहे हैं, कितनी भयानक तरीके से, वो एक अलग लेवल का है। तो और ऐसे कई और भी कई सारे क्रिएटर है, बड़े बड़े क्रिएटर्स की बात करें तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एंड बिजनेस अगर ले सकते हैं तो लेना चाहिए। अगर आपका एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट है तो ऑब्वियसली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड लेना भी चाहिए। लेकिन अगर आपका नहीं है वो वाला माइंडसेट, और अगर आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता यूट्यूब से, मेरा माइंडसेट वो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एज आर्टिस्ट काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, लियोनार्डो दा विंची हो गए, ऐसे और भी कई सारे हो गए। तो एज एक पाब्लो पिकासो है, तो एज आर्टिस्ट ही फेमस है। अगर वो एंटरप्रेन्योर वाली फील्ड में जाते हैं, फिर सोचते हैं इस टाइप से, तो शायद नहीं बन पाते इतना। तो आर्टिस्ट रहो, क्रिएटर हो तो सिर्फ क्रिएटर रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट है तो यूट्यूब के साथ में अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और करना सही भी है। आप किस कैटेगरी में आते हो? मैं राइट नाउ अभी तो सिर्फ क्रिएटर वाली में हूँ, धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर वाली में धीरे धीरे जा रहा हूँ। अब ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से उसमें हूँ, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, एक स्टार्टिंग फेज में एंटरप्रेन्योर वाली। मैं आपसे शेयर करता हूँ एक चीज़, कि जैसे मैं यूट्यूबर से मिलता हूँ तो एक इशू होता है कि इसमें जब एक यूट्यूबर्स में और एंटरप्रेन्योर में जाने की जर्नी में जो इशू है, जो मुझे बताया जाता है कि ऑडियंस ना हेट करने लग जाएगी, ऑडियंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी जब भी आप कुछ बेचने जाओगे।
क्योंकि एंटरप्रेन्योर को तो कुछ ना कुछ बेचना होगा, बिजनेस क्रिएट करना है तो कुछ ना कुछ तो बेचेगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या ये सही है या गलत है? कि अगर कोई कुछ बेच रहा है तो ऑडियंस को गलत तरीके से लेती है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको पहले से ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, आपको ऑडियंस ही ऐसी बिल्ड करनी चाहिए थी जो सिर्फ आपके काम की हो, अगर आपको बिजनेस ही करना है तो। जो ऑडियंस आपके कोर्स को, आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर सकती, जो आपके काम नहीं आ सकती, उनको भी आपने अगर ले लिया है और फिर अगर आप सबको ही बेच रहे हो, तो जिनको नहीं लेना है वो आपको हेट करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर ये वाला इशू। और इसमें एक और भी चीज़ है ना जो मुझे, बिल्कुल, और इसमें भाई एक और भी चीज़ है ना कि हम अगर एंटरप्रेन्योरल के माइंडसेट से सोचें कि आपके प्रोडक्ट में इतनी वैल्यू होनी चाहिए, Exactly, जो exactly. ले रहे हैं उसकी लाइफ में जितना उसने प्राइस पे किया उसका कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट हो, तो शायद आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लोगे। भाई एक और कॉन्सेप्ट या एक और आजकल चीज़ चल रही है कि जैसे शार्क टैंक में पूछा जाता है ना कि शेल्फ लाइफ क्या है इस प्रोडक्ट की, तो उसी तरह यूट्यूबर की जो शेल्फ लाइफ है जनरली देखी जा रही है कि 4 से 5 साल है, कि मतलब मैक्सिमम, ये देखो आप किसी भी क्रिएटर को उठा के, नहीं मतलब नहीं, 3 साल, maximum 3 ये साल, मतलब 3 साल है। ये पीरियड है। तो आपको ये थोड़ा लगता नहीं कि ये थोड़ा सोचने का टॉपिक है यार, आज से 3 साल बाद शायद अपना भी कुछ ऐसा ही हो। और आपने जो आंकड़ा बताया, ये हमने रणवीर अलाहाबादिया ने एक दिल्ली में गया था अभी बिंद्रा जी के शो में, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्चपैड में। वहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया एक बहुत बड़े क्रिएटर वो आए थे। उन्होंने कहा था कि एक यूट्यूबर की एवरेज लाइफ है वो होती है 3 साल, उसके चैनल की 3 साल होती है। एंड उन्होंने यूट्यूब की बात की, आपने भी यही क्वेश्चन किया है, तो ऑडियंस को मैं बता दूं कि आप यूट्यूब की बात कर रहे हैं। कुछ क्रिएटर हैं जो कि 1-2 साल में निपट जाते हैं, कुछ 2-3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कुछ होते हैं जो कि 10-10 साल तक भी कुछ उनका कुछ नहीं, बाल भी बांका नहीं होता उनका। सेम चीज़ मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, सेम चीज़ क्रिकेट में भी अगर देखा जाए तो ऐसा है। कुछ प्लेयर्स हैं जो लंबा टिके हैं, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 15-15 साल से आई थिंक कंटिन्यूसली टीम का हिस्सा है, कभी बाहर नहीं हुए। रोहित शर्मा, विराट कोहली और भी कुछ है। लेकिन इस दौरान टीम में कितने प्लेयर्स आए, कितने गए, कितने आए कितने गए, कोई आंकड़ा नहीं है। कितने बॉलर्स थे, बहुत मैंने देखा है। मैं लगभग 2011 से क्रिकेट देख रहा हूँ और 2023 अभी, लगभग 11-12 साल में बहुत मैंने प्लेयर्स देखे हैं। बहुत आए, बहुत गए, आईपीएल से इंडियन टीम में आए, आके तुरंत चले गए। तो हमें वहाँ देखना है कि उन प्लेयर्स में ऐसा क्या है जो कि इतने लंबे टाइम तक टिके। कौन है जो लंबे टाइम तक टिके? सबसे ज़्यादा टाइम तक टिके विराट कोहली, रोहित शर्मा। अभी राइट नाउ 2 ही ऐसे हैं जो कि सबसे पुराने प्लेयर्स हैं। बाकी बीच में कई सारा है, आउट ऑफ फॉर्म गए, निकल लिए, टीम में जगह बनाई, फिर नहीं गए। लेकिन इन दोनों की कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनको टीम से बाहर किया गया। इन्हें रेस्ट दिया गया, टीम से कभी बाहर नहीं किया गया। बाकी हर प्लेयर को कई बार टीम से बाहर जाना पड़ा। MS धोनी भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि जब टीम में आए तो उसके बाद से टीम से कभी बाहर नहीं गए, हमेशा टीम में रहे जब तक रिटायरमेंट नहीं लिया। तो इनमें ऐसा क्या है, इन्होंने टाइम के साथ में परफॉर्मेंस में बहुत बनाए रखी, मतलब इंप्रूव तो किया ही सही, लेकिन उस कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं गए। गए भी तो थोड़े टाइम के लिए गए, जो कि फेस हर एक की लाइफ में आता है, लेकिन उस फेस से जल्दी उभर गए। तो यही यहाँ पर होता है कि जो क्रिएटर अब इम्प्रूव तो कर ही रहा है टाइम के साथ में, लेकिन अगर डाउन जा रहा है तो कितनी जल्दी उसका आप संभाल पाते हो, कितनी जल्दी आप मतलब फील्ड से बाहर होने से पहले आप अपने आप को फिर से रिकवर कर लेते हो। तो यहाँ पर यही है कि आप यूट्यूब के विराट कोहली बनिए, यूट्यूब के रोहित शर्मा बनिए, यूट्यूब के MS धोनी बनिए, यूट्यूब के युवराज सिंह बनिए, तो आप लंबा टिक पाओगे। अदरवाइज आ तो पाओगे, ग्रो भी कर जाओगे, मैच खेल भी लोगे कुछ इंडिया के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर आपकी जगह कोई और ले लेगा, क्योंकि प्लेयर्स बहुत सारे हैं, IPL में बहुत है, बहुत लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे यूट्यूब में बहुत लोग क्रिएटर हैं। सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैं देना चाहूँगा। तो आपको देखना है कि आप कैसे विराट कोहली बन सकते हो यूट्यूब के, तो आप लंबा टिकोगे, तभी आप लंबा टिक सकते हो। और मैं चैनल पर यही कहता हूँ कि लंबा टिकने के लिए आपको फिर बहुत तगड़े लेवल का स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, जो कि मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में, कि पहले भी स्ट्रगल होता है, बाद में होता है, और कई बार बाद में और ज़्यादा हो जाता है। इनफैक्ट बाद में ज़्यादा लंबा होता है। टिकना है, तो लंबा टिकना है तो डीप कंटेंट, इतना डीप, इतना इन्फॉर्मेटिव, इतना वैल्यू एडिंग कंटेंट लाओ कि लोग देखने ना रह ना पाए, आपकी वीडियो का वेट करें, लोग जुड़ जाए आपसे, आपकी लाइफ से। और एटलीस्ट आप अपनी, ज़्यादा नहीं, कुछ कह नहीं सकते तो ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 साल तो आप सिक्योर रखो कि मैंने इस लेवल का ब्रांड बना लिया है कि 2 से 3 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ मतलब मैं पूरा तरीके से डेड हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अपना इस लेवल तक तो आई थिंक जाओ। 10-15 साल अगर नहीं भी सोच सकते, बहुत फ्लक्चुएटेड है, तो एटलीस्ट 2 से 3 साल का तो सोचो ही सोचो आप। राइट 100% ट्रू, आपने जितनी भी बातें कही हैं। सो भाई आपके अभी 2 चैनल्स के ऊपर आते हैं। फर्स्ट वन इज़ मोटिवेशनल एंड सेकंड वन इज़ यूट्यूब टिप्स। सो आपने मोटिवेशन नीश कैसे सिलेक्ट कर ली?
हाँ, मोटिवेशन नीश कैसे सेलेक्ट कर ली, तो ये मेरा लोग होता है कि मैं यूट्यूब पे आना है, मुझे नीश कौन सी सेलेक्ट करनी, मेरा ऐसा नहीं था। मुझे तो ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे क्या सीन था पूरा। देखिए, मैंने बताया कि जब मैं यूट्यूब पर नहीं आया उससे पहले ही मैं संदीप सर को देखता था। मतलब यूट्यूब मैंने देखा नहीं था, उससे पहले संदीप सर को देखा था, तो वो मोटिवेशन पहले से ही मैं कंज्यूम करता था। जब आया तब भी मैं संदीप सर को बहुत देखता था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, उनको भी मैंने देखा, और भी कुछ मोटिवेशनल चैनल्स थे उनको मैंने देखा। तो ये ही एक थी जहाँ पर मुझे थोड़ा नॉलेज था, जहाँ पर मैंने कुछ सुन रखा था, जहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ पता था मुझे। पर यूट्यूब पर आया था तब मैंने ये निश सेलेक्ट नहीं करी थी। मेरा था कि यूट्यूब पर जिस टाइप की वीडियो चलते हैं उस टाइप के बनाएंगे, कुछ ट्रिक्स होती है। और उस टाइम पर यूट्यूब जब स्टार्टिंग का टाइम था, 2018-19 की बात है, तब यूट्यूब पर अलग ही तरह के वीडियो चलते थे। किसी पे 10-10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज़ होते थे, अलग अलग टाइप के नहीं होते थे, देखे होंगे आपने भी कुछ। तो मैंने सोचा कि अपन उस टाइप की वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ ट्रिक्स होगी, कुछ उस टाइप से। तो बनाए, लेकिन वो चले नहीं। तब मुझे समझ में आ गया, बहुत जल्दी समझ गया मैं, 1 महीने के अंदर अंदर, उससे पहले ही, कि ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रॉपर यूट्यूब पर अच्छे से काम करना पड़ेगा, सही नीश पर काम करना पड़ेगा, जिसमें अपना इंटरेस्ट है उस पर काम करना पड़ेगा तो चलेगा। तो फिर मैंने वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट किया, थोड़ा सेल्फ हेल्प, फिर थोड़ा मोटिवेशन, फिर थोड़ा हाई पावर मोटिवेशन वाला, और धीरे 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 फिर उसी में इंटर हो गए। तो वो तो पहले से क्लियर था, तब सोचना पड़ा नहीं उसके लिए। और सेकंड चैनल का आइडिया कहाँ से आया, तो इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। ये बनाना नहीं था, लेकिन बन गया। जैसे गौतम गंभीर को क्रिकेटर बनना नहीं था, वो गलती से बन गए। युवराज सिंह को क्रिकेटर बनना नहीं था, वो गलती से बन गए। पता है आपको, गौतम गंभीर एक एक मैच में पता नहीं गलती अच्छे खेल लिए, पता नहीं, वो तो आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन कुछ स्टोरी कि वो अच्छे खेल लिए, और वो मानते हैं कि मैंने गलत किया वो अच्छा खेल कर, उनको नहीं बनना था क्रिकेटर। हाँ, युवराज सिंह को क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके पापा ने ज़बरदस्ती उनको क्रिकेट खिलवाया, उनके पापा के फोर्स में आकर के उन्होंने क्रिकेट खेला, और वो अच्छा खेल गए, और वो इंडियन टीम के लिए भी खेल गए। तो सेकंड चैनल मुझे बनाना नहीं था, बन गया। कैसे बन गया, कोई भी मेरे पास आता तो जिसको देखो यूट्यूब की प्रॉब्लम लेकर आता। और कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते कि यार भाई दीपक, मुझे ना थंबनेल बनाना सिखा दे। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको फ़ोन में थंबनेल बनाना सिखाऊं। मेरे मिलियन में सब्सक्राइबर्स है उस दीपक दया चैनल पर, तो मैं अपने लिए काम करूं या किसी को भी थंबनेल बनाना सिखाता रहूं, हर किसी को यूट्यूब का ज्ञान देता रहूं। तो मैं परेशान हो चुका था कि जो आता है उसको यूट्यूब टिप्स चाहिए, उसको अलग अलग बताओ ये वो। तो मैंने सोचा कि ना यार, मेरा सेकंड चैनल है और बना तो लिया, लेकिन इतना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उस पर। मैं तो एक काम करता हूँ, वहाँ पर एक प्रॉपर सीरीज़ अपलोड करता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, यूट्यूब ग्रो कैसे करें, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट करें, मैं अपनी वॉइस कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो कैसे शूट करता हूँ, म्यूज़िक कहाँ से लें, स्टॉक फुटेज कहाँ से लें, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं, और थंबनेल कैसे बनाते हैं फ़ोन से, मैं कैसे बनाता हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मेरी 8-10 वीडियो की प्रॉपर एक सीरीज़ बनाएंगे, और वहाँ पर प्रॉपर एक के बाद एक हम अपलोड कर देंगे। ऐसा हमारा वहाँ पर पूरा सीन था। लेकिन मैंने ना उस पर अच्छा काम किया था, मैंने अच्छे से वीडियो बनाए थे, और बहुत जेन्युइन होकर वीडियो बनाए थे, प्रैक्टिकल एकदम, जो सटीक जानकारी होती है वो मैंने दी थी। पहला वीडियो मैंने बनाया, पहला ही वीडियो पहले ही दिन आई थिंक 50,000 व्यूज़ पे चला गया था, और उस चैनल के लिए वो हाईएस्ट व्यूज़ थे। तो वो वीडियो 1 लाख पर गया, 2 लाख पर गया। 2 दिन बाद हमने फिर एक और वीडियो अपलोड किया, वो भी अच्छा गया, फिर एक और किया, वो भी अच्छा गया। और स्टार्टिंग के 10 से 15 वीडियो सभी पर लाखों में व्यूज़ गए। उस टाइम पर इस कैटेगरी में मनोज डे से भी ज़्यादा मेरे व्यूज़ आ रहे थे उस टाइम पर। ये उसकी कहानी थी। और जब इतना ज़्यादा चैनल ग्रो हो गया, इतनी ज़्यादा एक्टिव ऑडियंस आ गई, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है लोगों की कि आप बहुत अच्छा बता रहे हो, और ये वीडियो लाओ, वो वीडियो लाओ, और मेरा ऑब्वियसली मुझे भी बहुत अच्छा इंगेजमेंट मिल रहा है। फेस वैल्यू, फर्स्ट टाइम मेरी फेस वैल्यू बनी, वरना लोग मुझे टोंट मारते थे, तेरे मिलियन में सब्सक्राइबर, कुछ तुझे कोई पहचानता नहीं। मैं कहता यार, मेरा वॉइस ओवर में चैनल है तो मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन फेस कैम में फिर मेरी जो तगड़ी वैल्यू बनी वहाँ पर, वो एक नेक्स्ट लेवल थी। भले बहुत कम सब्सक्राइबर बेस है, 3.5 लाख वहाँ पर, लेकिन 3.5 लाख लोग ही बहुत लॉयल है और बहुत प्यार देते हैं। तो वैसे मेरे सेकंड चैनल की शुरुआत हुई, और इस कैटेगरी में मैं आ गया। गलती से आया था, मेरा सिर्फ था कि ये वीडियो अपलोड करने, ख़त्म। जिसको कोई मेरे पास आएगा कि भाई यूट्यूब के बारे में ये बता, मैंने कि भाई हाथ जोड़ो तेरे में, मैंने वीडियो बना रखे हैं, इस टॉपिक पर चाहिए ये रहा वीडियो, इस टॉपिक पर चाहिए इसके लिए ये रहा वीडियो, सभी टॉपिक के लिए यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे, ये देख लेना, सब कुछ मैंने यहाँ पर बता रखा है। लेकिन ये तो उल्टा काम बढ़ गया मेरे, फिर और ज़्यादा ऑडियंस की डिमांड बढ़ गई, ये कहाँ से लें, वो कहाँ से लें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। और मेरे माइंड में फिर अलग अलग आइडियाज़ आ गए कि इतने वीडियो चल रहे हैं, मेन चैनल से ज़्यादा व्यूज़ सेकंड चैनल पर आ रहे हैं, एक टाइम पर ऐसा भी था। तो बनाते हैं वीडियोज़, तो फिर दोनों पर मैं प्रॉपर वर्क करता गया। राइट। अभी आप थोड़ा गलती से आ गए हैं इस यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वाली नीश में, और आपने मनोज दे का भी नाम लिया।
एंड आप क्या हाँ, और आप क्या सोचते हैं इस नीश के बारे में, खासकर ये मतलब प्रॉपर जो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वाले यूट्यूबर्स हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं? आपको कैसे लगता है इनका कंटेंट आपका वर्सेस इनका? मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ भाई क्वेश्चन को। मेरा डायरेक्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कंटेंट वर्सेस बाकी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वाले के कंटेंट को आप कंपेयर करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचता हूँ, ओके, हाँ, तो ऑडियंस भी करती है कई बार ये चीज़, मतलब कमेंट करती है, कंपेयर करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक अपनी अपनी जगह इस कैटेगरी में जितने भी क्रिएटर्स हैं सब सही है। इस कैटेगरी में कौन कौन है, बड़े बड़े नाम में कोई दिक्कत नहीं है किसी का नाम लेने में, बिल्कुल डायरेक्टली बोलता हूँ। मनोज दे, टेक्निकल योगी है, माई स्मार्ट सपोर्ट पहले थोड़े ज़्यादा थे, मैं हूँ, एल्ग्रो है, डिकोडिंग वाईटी अभी एक चैनल आया है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, और एक टेक्निकल इसरार नाम से एक है, वो है, और भी कई सारे क्रिएटर्स हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई भी मुझे गलत नहीं लगा आने के बाद में। एल्ग्रो वॉइस और फॉर्म में इस कैटेगरी में सबसे नया था, मतलब वॉइस और फॉर्म में आई थिंक इस कैटेगरी में बहुत कम अच्छे थे, तो वो एक अलग ब्रांड बना, वॉइस और फॉर्म में लाया, कंटेंट बहुत डीप एनालिसिस था, मैं लाया, मैं लोगों को बहुत पसंद आया। टेक्निकल व्यू की बात करें तो टेक्निकल चीज़ें जो होती है यूट्यूब में, मैं बात करूँ अपने टाइम की, मैंने बहुत सर्च किए, मुझे बहुत हेल्पफुल लगे थे उनके वीडियो, टेक्निकल व्यू के, स्पेशली उनको मैं इस वीडियो में थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। कई सारी चीज़ें होती है टेक्निकली की, यूट्यूब एडसेंस की होती है, सेटिंग्स होती है, और पिन नहीं आया ये वगैरह, अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसी बहुत डाउट्स होते हैं। तो टेक्निकल चीज़ें टेक्निकल योगी ने सही करी है। मनोज डे की बात करें तो वहाँ से उस बंदे से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। बीच में एक टाइम पर बिल्कुल ढीला पड़ गया था, मतलब ऐसा था कि हाँ ठीक है, अब यूट्यूब 2-3 महीने हो गए हैं लेकिन ग्रो नहीं हुआ, तो बना रहे हैं, कभी कभी वीडियो बना रहे हैं, वो मोटिवेशन, वो जो आग लगी अंदर, वो गायब सी हो गई थी। लेकिन एक बार उसका एक वीडियो मिला मुझे, देखा मैंने, उसी दिन उसके मैंने 8 से 10 वीडियो देख डाले, और हर दिन उसके वीडियो देखता मैं, हर दिन मुझे मोटिवेशन मिलता मुझे। एक दिन वीडियो नहीं आया तो मैं एकदम घबराहट में आ जाता कि वीडियो क्यों नहीं आया, ऐसा भी था। तो मनोज दे मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था उस टाइम पर। वो भी उस कुछ कुछ वीडियो उसने बनाए जो कि बहुत हेल्पफुल है, कुछ कुछ लोग लगता है कि गलत है, वो सब बोलते रहते हैं। मनोज दे बहुत सही क्रिएटर है मेरे लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। टेक्निकल योगी ने बहुत हेल्प की टेक्निकल वीडियोस के थ्रू। टेक्निकल इसरार के भी कुछ वीडियो बहुत हेल्पफुल है, कुछ कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में बंदा निकाल देता है कि कोई नहीं निकाल सकता। बहुत ऐसी चीज़ें होती हो जाती, बीच में कुछ भी उटपटांग होता रहता है किसी के साथ में, तो वो कोई कहीं पर कोई वीडियो नहीं मिलती, लेकिन उसके चैनल पे मिल जाती है, फिर वो पर्सनली बता देते हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, एल्ग्रो अपनी जगह बिल्कुल सही है, हर एक बंदा अपनी जगह बिल्कुल सही है, हर एक कहीं ना कहीं से वैल्यूएट कर रहा है किसी न किसी की लाइफ में, तो सब परफेक्ट है। कहीं ना कहीं हेट करने के लिए देखो हर किसी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो थोड़ी बहुत सब हेट सबको मिलती है, कुछ को थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, और जिसको ज़्यादा हेट मिलती है उसको ज़्यादा फेम भी मिलता है। अब देखो ना, जिसको सबसे ज़्यादा हेट मिल रही है सबको पता है, उसी को सबसे ज़्यादा फेम मिला हुआ है। तो अगर ज़्यादा फेम मिलेगा तो हेट भी ज़्यादा मिलेगी मिलेगी, और कम फेम मिलेगा तो हेट भी कम रहेगी, और अगर फेम मिलेगा ही नहीं तो हेट भी नहीं मिलेगी। 100%, 100%, ये तो चीज़ है ही। राइट भाई, 21 के हो चुके हो आप बेसिकली। हमारा मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि हमारा पॉडकास्ट कल एक्चुअल शूट होना था, बट भाई का कल बर्थडे था। सो भाई, हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं। अभी अब भाई 21 के हो चुके हो, क्या क्या अचीव कर लिया आपने यूट्यूब से इन टर्म्स ऑफ, कुछ भी आप बताना चाहो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ये ले सकता हूँ, वो ले सकता हूँ, या फिर आप किसी और वे में भी बताना चाहो, क्योंकि आपने तो बहुत मोटिवेशन ले ली, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है अभी। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं बताता हूँ कि मैं किस माइंडसेट के साथ में आया था। मेरा माइंडसेट था कि अगर यूट्यूब से ना 18-20 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये भी अगर मंथली आ गए मेरे, तो मैं फुल टाइम रह लूँगा, मैं खुश रहूँगा, सफिशेंट और है। बहुत सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, और मैं बहुत ही अच्छी अच्छी लाइफ जीऊँगा, और बहुत ही मस्त तरीके से काम करूँगा। बस 18-20 हज़ार, 15-20 हज़ार भी आ जाना चाहिए, उतने बहुत है मेरे लिए। इस माइंडसेट के साथ में आया था, क्योंकि यार 500 रुपये मेरे पॉकेट में नहीं होते थे। मैं एक स्लीपर चप्पल के साथ में पूरा साल गुजार लेता था, उसी को ट्यूशन में पहन के जाना, उसी को हर जगह पहन के जाना, कहीं पे भी। एक मतलब ऐसी ही कंडीशन थी हमारी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते थे। तो इसी अब अगर महीने के 15-20 हज़ार भी आ जाए, और हर महीने आ जाए, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था। ठीक है, जब मतलब स्कूल की साल भर की फीस, महीने की नहीं, स्कूल की साल भर की फीस ही अगर 15 हज़ार है, और वही हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मंथली अगर 15 हज़ार इनकम हो जाए, 20 हज़ार हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा था माइंडसेट कि 15-20 हज़ार भी अगर यूट्यूब से आ जाए ना, तो मैं बहुत खुश रहूँगा, बहुत सही रहूँगा। ठीक है, फिर टाइम के साथ में ग्रो करते गए, फिर कमाया तब तो बहुत कमा लिया एक टाइम पर। फिर वो एक अलग माइंडसेट चला गया। 15-20 हज़ार तो मैं, मेरे एक यहाँ पे जो काम करता है उसकी सैलरी ही है इतनी, तो उसकी सैलरी इतनी, तो
तो वो है। अब आपको क्वेश्चन पर आते हैं कि यूट्यूब से क्या क्या अचीव किया है। ठीक है, राइट। यूट्यूब से सबसे पहला अचीवमेंट मेरा यूट्यूब के थ्रू अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, सब्सक्राइबर्स की बात नहीं करेंगे, वो तो एक चैनल की हो गया, लेकिन लाइफ में उस सबसे बड़ा अचीवमेंट यूट्यूब के थ्रू क्या आया तो वो था कि हेटर्स को जवाब दिया। हम्म। हाँ, जो लोग बहुत बोलते थे वगैरह, उन सबका मुंह मैंने थामा। मैं अपने स्टार्टिंग के मोटिवेशनल वीडियो में कहता था कि कई लोग अभी मुझे बहुत ये कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बना हुआ हूँ। अपने मोटिवेशनल वीडियो में अपनी ही बात करता था मैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वक्त जवाब देगा। वो वीडियो अभी भी रखे हुए हैं कुछ कुछ तो वक्त ने जवाब दिया। तो सबसे बड़ा एक अचीवमेंट यही था कि मैंने अपने आप को प्रूव कर पाया। सेकेंड चीज़ कि यार यूट्यूब ने आपसे डिग्री नहीं मांगता, आप डायरेक्टली आ सकते हो, तो एक बहुत सही चीज़ होती। ठीक है, अचीवमेंट की बात करते हैं, मैं गलत चला गया। सेकेंड अचीवमेंट में यार, अचीवमेंट में सिल्वर प्ले बटन सबसे पहले जो हुआ था एक फिजिकल फॉर्म में। उसके बाद में लोगों से कनेक्ट हो पाए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में लाखों लोगों से हम कनेक्ट हो पाए, लाखों लोग मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, एक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था यूट्यूब के थ्रू। कई सारे मेरे फ्रेंड्स बने जिनको मैं मतलब देख रहा था यूट्यूब पर, मोटिवेशनल वीडियो जिनके देख रहा था मैं, उनको मैंने मेल किया, उनके रिप्लाई भी आए, हम फ्रेंड्स बने। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जिनको मैं देख रहा हूँ, जो मेरे गुरुज वगैरह है, वो मेरे फ्रेंड्स बन गए, हम साथ में कम्युनिटी है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद में ऑब्वियसली पैसा बहुत दिया यूट्यूब ने, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देन गोल्डन प्ले बटन आया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, है ना। और धीरे उस टाइम थोड़े कम अचीवमेंट्स थे, धीरे धीरे एक कंपाउंडिंग इफेक्ट बाद में दिखा। तो ऑब्वियसली ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं लोगों से जुड़ पा रहा हूँ ऑनलाइन वर्ल्ड में, बहुत लोगों से जुड़ पाया हूँ, बहुत लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं इसी को मानता हूँ। एक ये है कि मनी ऑब्वियसली एक है, नेम एक है, एक रेस्पेक्ट है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, वो एक है। एंड मनी, बात करें क्या क्या मैंने लिया है इस मनी, मतलब क्या क्या अचीव किया है, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो घर हमने बनाया है, पहले हम रेंट पर रहते थे। जब मैंने यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था, हमारे पास कोई घर, खुद का घर नहीं था, लेकिन फिर हमने प्लॉट लिया, फिर एक घर बनाया, एक बहुत ही शानदार स्टूडियो बनाया, टीम बनाई, और प्रॉपर में एक क्या सबसे ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यार यूट्यूब ने हमें एक फ्रीडम दे रहा है, कहीं पर जा कर के जॉब नहीं करनी है, फ्रीडम दे रहा है राइट। कि हाँ, कि सब कुछ अपना है, सब कुछ आप हैंडल करो। ये बहुत मस्त चीज़ लगती है मुझे। तो कई सारे हैं, बहुत अचीवमेंट्स है। अभी यूट्यूब के क्रिएटर कैंप में मुझे बुलाया गया था, वो भी यार मतलब बहुत, कई सारे इवेंट्स में मुझे बुलाया जाता है, कई सारे मतलब संदीप सर ने मुझे बुलाया, वो बहुत बड़ा, वो यूट्यूब का ही अचीवमेंट एक तरह से देखा जाए तो। अगर यूट्यूब पर मैं नहीं होता तो कौन बुलाता, कौन क्या करता। संदीप सर जानते क्या, नहीं जानते, संदीप सर बुलाते नहीं बुलाते। संदीप सर के साथ मैंने कोलैब किया, हर्षवर्धन सर के साथ मैंने कोलैब किया, विवेक बिंद्रा सर के साथ मैंने कोलैब किया, सोनू शर्मा सर से मैं मिला, और भी कई सारे इवेंट्स अटेंड किए। बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत नेम फेम मनी, बहुत कुछ अर्न किया यूट्यूब से, बहुत कुछ, थैंक्स टू यूट्यूब। इन शॉर्ट कहा जाए तो नेम फेम मनी सब कुछ आपको यूट्यूब से मिला है। सब कुछ यूट्यूब से, लाइफ चेंज हुई है, पर्सनैलिटी चेंज हुई है, मतलब रेस्पेक्ट, फ्रीडम। लाइक जैसे आपने कहा कि 15,000 रुपये मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, और राइट नाउ 15-20 हज़ार आपके घर पे कोई काम करने वाले या स्टूडियो में काम करने वाले की अब सैलरी है, तो लाइफ ने 360 डिग्री टर्न मार दिया। एग्जैक्टली। राइट। सो भाई अभी थोड़े रैपिड फायर से क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुरंत आपको जवाब देना, आप ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। अंडररेटेड यूट्यूबर। अंडररेटेड यूट्यूबर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? जो आपको लगता है कि ये इसको मैं बहुत देखता हूँ लेकिन यार इसको कोई पहचानता नहीं है। गीगल। ओके। मोस्ट ओवररेटेड यूट्यूबर, इसको क्यों देख रहे हैं यार लोग, आपके मन में ऐसा आया शॉर्ट्स, होगा। ये जो शॉर्ट्स वाले क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। ठीक है। एक नीश जो आप ट्राई करना चाहते हो, मतलब इन दोनों से अलावा। ट्राई करना चाहता हूँ, क्रिकेट, क्रिकेट की हो सकती है, और रोस्ट भी हो सकता है शायद। ठीक है। हाँ, क्रिकेट के तो आप बहुत बड़े फैन हो, आपने 5-6 एग्जाम्पल दिए हैं, पता लग रहा है। एडसेंस और स्पॉन्सरशिप के अलावा कौन सा बेस्ट सोर्स है आपका फॉर उसके अलावा अर्निंग? मेरा कौन सा बेस्ट सोर्स है, उसके अलावा बेस्ट सोर्स, एफिलिएट से इतनी अर्निंग होती नहीं एक्चुअली। उसके अलावा फिर प्रायोरिटी मतलब अगर नंबर वाइज देखा जाए तो तीसरा नंबर पे आपका कौन सा सोर्स है, एफिलिएट ही, सोर्स ऑफ एफिलिएट ही, इनकम? एफिलिएट ही है। उसके अलावा यार और बीच में कुछ कुछ जैसे हमने कुछ इवेंट्स वगैरह किए हैं,
कुछ इवेंट में हमने अपनी ओर से लगाया, कुछ इवेंट में थोड़ा सा आ गया, एक ये होता है। और भी इस बीच में कई सारी चीज़ें होती है कि किसी का किसी कोलैब करवाया, टाइप करवाया, फिर इस टाइप से कुछ भी है तो उसमें अपना थोड़ा सा कमीशन हम ले लेते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, तो वो एक प्रॉपर स्टेबल एक अर्निंग सोर्स नहीं हुआ जैसे एडसेंस का और एक अपना स्पॉन्सर का होता है, तो उनको हम गिन इसमें काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, Count थर्ड नहीं नंबर कर पर फिर एफिलिएट ही हम करेंगे, जो थोड़ा बहुत अमाउंट होता है उसका। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है भाई जो मैं अपने हर पॉडकास्ट में हर सामने अगर यूट्यूबर हो तो मैं पूछता हूँ, अगर आज मतलब इसको पर्सनली मत लेना, अगर आज आपके चैनल बंद हो जाए, आपको ईमेल आ जाए कि भैया बैन और समथिंग डिलीट, तो आप कल से क्या करने वाले हो? आपका क्वेश्चन है यूट्यूब बैन हो जाए या फिर चैनल बैन हो जाए? आपके चैनल बैन हो जाए। अच्छा, मेरा ही चैनल बैन हो जाए। हाँ, दोनों चैनल डिलीट या बैन हो जाए, मतलब सब खत्म हो जाए, एंड फिर आप कल से क्या करोगे? कल से दुगनी मेहनत से फिर से स्टार्ट कर देंगे। ऑडियंस कहीं बैन नहीं हुई है, चैनल बैन हुए हैं, और चैनल पर ऑडियंस ही थी। ऑडियंस के बिना चैनल कुछ भी नहीं था अपने आप में, चैनल तो तुरंत 2 सेकंड में बन जाएगा। तो ऑडियंस तो वहीं पर है। खैर कुछ ऑडियंस इतनी नहीं मिलेगी जितनी अभी है, शायद बाद में बहुत ज़्यादा मिल जाए, इससे भी हो सकता है, लेकिन ऑडियंस तो रहेगी, यूट्यूब पर है, जानती है, एंड उनको पता है। सो ऑडियंस ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ भी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑडियंस है, वो फिर से चैनल को ढूंढ लेगी एंड फिर से मुझसे कनेक्ट हो जाएगी। एंड इसलिए मैंने, अगर मेन चैनल डिलीट हुआ सेकंड है, सेकंड हुआ तो मेन है। इंस्टाग्राम पर भी 2 अकाउंट्स हैं, उन पर भी अच्छी ऑडियंस है, तो कहीं पर भी हम ऑडियंस से हमेशा कनेक्टेड हैं। राइट, आई थिंक यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन भी अगर आपका है कि यूट्यूब बैन हो जाए तो क्या करेंगे, बाकी क्रिएटर्स के माइंड में भी अगर है तो क्लियर कर देता हूँ कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। खैर चांस तो अभी 99% बिल्कुल भी नहीं देखते ना आपको, ना मुझे, ना किसी को भी बैन होने के। बाई चांस अगर बैन हो गया तो क्या होगा? अगर यूट्यूब बैन हुआ इंडिया में, तो अगले ही दिन इंडिया का कोई यूट्यूब आ जाएगा, इंडिया अपना कुछ लॉन्च कर देगा। राइट, तो हम यूट्यूबर नहीं, हम क्रिएटर हैं, तो हमें किसी प्लेटफॉर्म पर अच्छे से कंटेंट क्रिएट करना है। अपने आप को सिर्फ यूट्यूबर मत देखो, एज ए कंटेंट क्रिएटर देखो। तो कुछ भी प्लेटफॉर्म आए, बैन हो जाए, हम तुरंत अगले पे शिफ्ट हो जाएं और वहाँ पर ग्रो कर जाएं। चांसेस नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो ऑब्वियसली एक नया यूट्यूब आएगा ही आएगा इंडिया में, कुछ ना कुछ आएगा प्लेटफॉर्म, तो हम वहाँ पर चले जाएंगे, हम क्रिएटर हैं। राइट, 100% ट्रू। सो भाई आपके साथ आज पॉडकास्ट करके मैं तो खुद बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और आई थिंक ऑडियंस भी उतनी ही इंस्पायर हुई है। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल ये पॉडकास्ट रहा है। सो आई वांट से थैंक यू सो मच कि आप हमने इतना टाइम दिया और हमें इतना कुछ बताया। एंड जाते जाते गाइस मैं आपको बता दूं कि सर के चैनल के हम दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर इन केस कोई नहीं जानता है तो अभी जाके आप उन्हें चेक कीजिए, इनके चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में गाइस किसे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। सो थैंक यू दीपक भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच।